देश रोजाना ने आज यानी कि रविवार को पलवल नगर परिषद के चुनाव को लेकर पलवल शहर के लगभग 31 सभी वार्डों में जो हमने आपसे वायदा किया था कि रायशुमारी करेंगे और आपको बताएंगे कि लोगों का मत क्या है, शहर के लोग क्या चाहते हैं, कौन प्रत्याशी हो। हालांकि ये हमारी साइड से एक मात्र सर्वेक्षण है, एक रायशुमारी है, हमारा कोई फैसला नहीं है। फैसला जनता का होगा और फैसला पार्टियां ही करेंगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसको टिकट देंगी उनका फैसला होगा और इसके साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे वे किस प्रकार से अपने चुनाव लड़ेंगे उनका फैसला होगा। लेकिन हमने एक प्रयास किया कि शहर की जनता की राय जानने का कि आखिर शहर की जनता क्या चाहती है, उनका नेता कैसा हो, उनका प्रत्याशी कैसा हो। इसको लेकर के हमने शहर में 31 स्थानों पर अपने ये बॉक्स लगाए थे जिनको आप देख भी रहे हैं। मेरे साथ शहर की प्रमुख 4 हस्तियां मौजूद हैं जो कि इन वोटों को देखने के साथ साथ जो शहर के लोगों की रायशुमारी है, शहर के लोगों का मत है, उसे जानने के साथ साथ शहर की नगर परिषद की क्या समस्याएं हैं, क्या क्या हालात रहे पिछले 5 वर्षों में, क्या समाधान है, लोग क्या चाहते हैं, उनके जो इस प्रकार जो समस्याएँ थी उनका समाधान क्या है, किस प्रकार से उन समस्याओं से सरकारें, आने वाले जो पार्षद हैं, आने वाला जो बोर्ड है, या ये कहें जो आने वाले शहर के कर्णधार हैं 22 जून के बाद जो शहर के नुमाइंदे बनेंगे, वो किस प्रकार से उनसे निजात पाएँ, किस प्रकार शहर की समस्याएं कम हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय करवाऊँ। मनीष भारद्वाज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पार्षद रहे हैं नगर परिषद पलवल के। ललित मित्तल जी समाज सेवी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और शहर की सभी समस्याओं पर बिंदास अपनी बात रखते हैं। हरिशचंद्र शास्त्री जी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जुड़े हुए हैं, वयोवृद्ध समाज सेवी हैं और शहर के बारे में अच्छी पकड़ रखते हैं। मनीष जैन जी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जुड़े हुए हैं और कहें तो मनीष जैन शहर के अंदर सामाजिक संस्थाओं की एक पहचान है खुद में, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सभी लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने 31 स्थानों पर शहर के अंदर, हमसे शायद इसमें 2-4 चूक यह रह गई कि हर वार्ड में नहीं पहुंच पाए, कुछ वार्डों में इकट्ठे लग गए थे ये, लेकिन 31 स्थानों पर हमने लगाए थे अपने बॉक्स, जिसके अंदर लोगों ने अपना मत दिया, अपनी राय जाहिर की। इन बॉक्सों में वो सब कुछ बंद है। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं शहर के ये चुनिंदा लोग, उनके साथ हम इन बॉक्सों को खोलने की शुरुआत करेंगे। मनीष भारद्वाज जी आपके पास 31 नंबर ये आपके इसकी लॉक की है। मित्तल साहब ये आपका 18 नंबर का, 12 ये आपके 12 नंबर का और ये 27 नंबर लॉक का। इन लोगों को आप खोलेंगे तो उसके बाद में हमने 31 बूथों पर 31 जो सेंटर बनाए थे, इन पर हमने टोटल 5000 पर्चियां भेजी थी। अच्छा, दोनों पोस्टों के लिए। जो इसमें गुलाबी पर्ची है ये चेयरमैन पद की है और इसके अंदर जो सफ़ेद पर्ची है ये पर्ची पार्षद की है। हमने इनकी हर जगह की वीडियोग्राफी कराई थी और उसके अंदर देखने में आ रहा था वो था कि लोगों का रुझान
चेयरमैन की पर्ची पे जा रहा था। और इसके अंदर एक बात और रही, जो मैंने टेलीफोन पे पता किया, जो पॉश एरिया था वहाँ लोगों का रुझान नहीं था यहाँ भी वोट डालने में, और जो स्लम बस्ती जितनी भी उनमें खूब अच्छे से लाइट लगा के लोगों ने वहाँ वोट किया। अगले चरण में हम आपके समक्ष मौजूद हैं, आपके साथ, जिस प्रकार से मतों की गिनती की। और हम पहले ये स्पष्ट कर दें कि ये कोई चेयरमैन पद के लिए वोट नहीं था। हमने एक सुझाव मांगे थे लोगों से, उनके मत मांगे थे कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किसको पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी तक 2 पार्टियों के कैंडिडेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और कि जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन हो और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कौन हो। हालांकि हमारे बीच में लोगों ने वो राय भी दी कि जो इन दोनों पार्टियों से नहीं है और जो इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं। माने तो लोगों का उत्साह था, जो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम इन प्रत्याशी के साथ हैं। तो इसके अंदर जो सर्वे में सामने आया, जो सबसे पहले नंबर पे रहे, जो भारतीय जनता पार्टी से जो पहले प्रत्याशी के रूप में जिसे पसंद किया गया, वे हैं हरेंद्र रतन। हरेंद्र रतन को 950 लोगों ने पसंद किया, जो हमारे पास फिगर आया। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहे डॉक्टर यशपाल। मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए लोगों की पसंद है कि भाई यह प्रत्याशी भाजपा से हो। दूसरे नंबर पर रहे डॉक्टर यशपाल, उनको 642 वोट मिली। और तीसरे नंबर पर रही आशावती, उनको 247 लोगों ने चुना। अब बात करते हैं बीजेपी की तरफ से कुछ और कैंडिडेट भी थे, जिसमें चौथा नाम है नेत्रपाल तंवर का, उनको 107 लोगों ने पसंद किया। 5वें नंबर पर है मुकेश वाल्मीकि, उनको 27 लोगों ने अपनी वोट दी। और 6ठे नंबर पर है संजय वाल्मीकि, उनको 21 लोगों ने अपनी पहली पसंद बनाया। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो 6 प्रत्याशी थे, जो संभावित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो टिकट की भागदौड़ कर रहे हैं, उनमें हरेंद्र रतन पहले नंबर पर, दूसरे पर यशपाल, तीसरे पर आशावती, चौथे पर नेत्रपाल, 5वें पर मुकेश वाल्मीकि और 6ठे पर संजय वाल्मीकि। इसके बाद में जो आम आदमी पार्टी के दो प्रत्याशी जो मैदान में दिख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो है, उनमें 2 ही प्रत्याशी हैं, एक नवीन रोहिला और दूसरे हैं सुंदरलाल गौतम। तो जो सुंदरलाल गौतम अधिवक्ता, वो पहले नंबर पर रहे, उनको 91 लोगों ने अपना चयन किया है कि ये प्रत्याशी हों उनके, और 56 लोगों ने नवीन रोहिला के पक्ष में अपनी राय दी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यह केवल और केवल इन पार्टियों के प्रत्याशियों का चयन के लिए था कि लोग इन पार्टियों में किसको अपना प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं। इसके बाद में जो आपसे बता रहे हैं, जो चर्चा में है, जिन लोगों के लिए एक पिछले दिनों से एक नाम चल रहा है काफ़ी ज़ोर से, धीरज कुमार प्रत्याशी हैं, वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में बहुत टाइम से मैदान में हैं। उनको 625 लोगों ने, हालांकि हमने कहीं उनके नाम नहीं दिए थे और अन्य प्रत्याशियों में लिखा था कि जो अन्य जो पसंद हों, तो उसके अंदर 625 लोगों ने धीरज कुमार के पक्ष में अपनी राय दी है। इसके बाद में रविकांत, उनके कुछ पोस्टर दिख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके लिए 6 लोगों ने अपनी राय दी है। एक राजेश कुमार प्रत्याशी हैं, उनके लिए 14 लोगों ने अपनी राय दी है। एक सुरेश प्रत्याशी हैं कोई, उनके लिए 8 लोगों ने अपनी राय दी है। इसके अलावा नोटा कर लोगों को कहा है कि हमें कोई प्रत्याशी नहीं चाहिए। 170 लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी, अपनी पसंद कोई बताई नहीं, तो हम माने तो वो नोटा को गिनेंगे। तो आज का जो सर्वे था वो यह था कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी लोगों की पहली पसंद, दूसरी पसंद क्या वरीयता है, और आम आदमी पार्टी से जो कौन प्रत्याशी हो क्या वरीयता है। उसके अंदर जो नाम सामने आए वो हरेंद्र रतन पहले नंबर पर भाजपा प्रत्याशी के पसंद के रूप में, डॉक्टर यशपाल दूसरे नंबर पर, आशावती तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर एक बार आपसे फिर दोहरा रहे हैं नेत्रपाल तंवर। एक बात और बता दें कि नेत्रपाल तंवर भी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, कभी वो इधर कभी उधर, मतलब कभी कहते हैं कि भाजपा से, या कभी वो इंडिपेंडेंट तैयारी भी करते हैं। हालांकि पिछले दिनों से वे कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलेगा तो ही लड़ेंगे, चेयरमैन रह चुके हैं। और 5वें नंबर पर लिया गया है मुकेश वाल्मीकि को और 6ठे नंबर पर संजय वाल्मीकि को। जो आम आदमी पार्टी की जो पसंद है वो है पहले नंबर पर सुंदरलाल गौतम और दूसरे पर नवीन रोहिला। और जब आज़ाद प्रत्याशियों की बात करते हैं, उनके लिए 625 लोगों ने धीरज कुमार को अपनी पसंद कहा है, 20 लोगों ने सतीश मंडोतिया को अपनी पसंद कहा है, 6 लोगों ने रविकांत को, 14 ने राजेश को और 13 लोग सुरेश को, 8 लोगों ने, सॉरी, ये 13वें नंबर पर हैं।
और 170 लोगों ने इनमें से किसी को नहीं चुना। दोस्तों, यह देश रोजाना का एक सर्वे था जो 31 स्थानों पर हमने अपने बॉक्स लगाए थे। उसके अंदर हमने पूछा भी यह था कि भाजपा के प्रति लोगों की क्या पसंद है, हमने उनके नाम दिए थे, और आम आदमी पार्टी के लिए लोगों को क्या पसंद है, और इसके अलावा किसी प्रत्याशी को वो पसंद करते हैं तो उसके प्रति अपनी राय दें। उस पर लोगों ने हमें अपनी राय दी, और जिसको हमने आपके सामने खोला और उसके अंदर गिनती की और वो आपके सामने पेश किया। दोस्तों, आने वाले दिनों में जब नगर परिषद का चुनाव चलेगा तो क्योंकि जनता सर्वोपरि है, शहर सर्वोपरि है, शहर की समस्याओं को लेकर हम उन नुमाइंदों के बीच रहेंगे, उन नुमाइंदों को जनता की चौपाल में बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके शहर के प्रति क्या विज़न है। इस कार्य में भी आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। तो हम चर्चा करते हैं शहर की जो पिछले 5 वर्ष में जो समस्याएं रही, जो हालात रहे, या आगे किस प्रकार से नया बोर्ड कैसा काम करे। तो उसके बारे में सबसे पहले तो एक मिनट के विचार रख लें। जैन साहब, आप बताएं कि शहर के अंदर क्या रहा और क्या होना चाहिए। शहर के अंदर जो रहा पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य रहा, सफाई व्यवस्था का बहुत ज़्यादा नाकारा होना, पानी का, जलभराव का, विशेष ये ऐसे मुद्दे रहे कि जिनमें पब्लिक परेशान रही। सड़कें बनी, काफ़ी बनी, और उन सड़कों को बनने में इतना समय लग गया कि उनका बनना ना बनना सारा कुछ खराब रहा। शास्त्री जी, आपकी नज़र में 1 मिनट में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान क्या क्या हो सकते हैं? आपने बड़ा सुंदर और दूरगामी कदम देश रोजाना ने ये प्रारंभ किया है। मैं आपको बधाई देता हूँ। आपकी शहर के बारे में दूरगामी सोच है और इसके परिणाम निकलेंगे। जहाँ तक शहर की व्यवस्था अभी तक कैसी रही है उसके विषय में मेरा क्या सोच है, देखिए, जो शहर का बोर्ड बनता है, चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि जाते हैं, उनके एक विज़न होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। केवल जातिवाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके नए नारे दे रहे जैसे तैसे करके चुनाव जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उन पार्षदों की सोच होनी चाहिए और उन पार्षदों में से ही चेयरमैन और वो सब चीज़ें सिस्टम है, और इसके लिए जनता की भी एक सोच होनी चाहिए। वोट के आधार पर दें। जी मित्तल साहब, अगर मैं पिछले 5 साल के पलवल के चुने हुए प्रतिनिधि जो रहे उनके विषय में और उनके कामों के विषय में बात करूं, तो मैं सबसे पहले ये उस विषय को छेड़ने से पहले सबसे पहले आपके चैनल को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, पलवल के समस्त युवा समाज की तरफ से बधाई देता हूं। आपने बहुत अच्छा एक चुनावों से पहले ये कार्यक्रम शुरू किया। तो मैं चर्चा कर रहा हूं पिछले 5 साल के कार्यकाल की, तो मैं अगर कहूं तो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हमारे पिछले सदन की रही तो वो भ्रष्टाचार, बेईमानी और अपना सपना मनी मनी। एक बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि अगर पूरे सदन ने यहाँ पर अगर कोई काम अच्छे से किया है तो वो भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी की है, और एकमात्र उनका एक उद्देश्य धन कमाने का जो रहा वो पूरी पलवल की जनता ने 5 सालों तक झेला है। इससे ज्यादा बाकी आगे चर्चा होगी, मैं अपने विषय रखूंगा। मनीष भारद्वाज जी। वैसे तो बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका सबका समाधान होना चाहिए, लेकिन सफाई की समस्या ऐसी है, अत्यंत आवश्यक है। सफाई होना बहुत ही जरूरी है। शहर के अंदर जो गंदगी रहती है इसके कारण से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी 2 वर्ष कोरोना का काल रहा, उसमें सरकार ने भी कहा कि भाई सफाई रखें, लेकिन जब सफाई नगर परिषद के द्वारा नहीं होती, जगह जगह कूड़े के ढेर होते हैं, तो उनसे बीमारियां भी होती हैं और अन्य बहुत सारी बीमारियों के होने से लोगों को परेशानी होती है। अभी बरसात का दिन समय आने वाला है, अभी कुछ दिन पहले भी बरसात हुई है, तो हम लोग देखते हैं कि बरसात में पानी की निकासी ना होने के कारण से भी शहर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी और मच्छर पनपते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। शहर की समस्याएं लगभग काफ़ी हद तक, इसमें कोई तो राय नहीं है कि शहर की सबसे बड़ी जो समस्या होती है या शहर की जो सुंदरता सबसे बड़ी है वो है कि साफ़ सड़कें, कहीं जलभराव ना हो, पानी का ठहराव ना हो, नालियों में पानी की निकासी ठीक हो, मानसून के टाइम पे सड़कों पे पानी खासकर कम से कम ना भरे, शहर की स्ट्रीट लाइट चाक चौबंद हो। ये नगर परिषद के बोर्ड का काम होता है। आप सभी लोग ये अपना एक विज़न बताएं कि जनता का विज़न क्या है, लोग क्या चाहते हैं, और आप ये जोड़ते हुए कि आप, क्योंकि सभी लोग शहर की समस्याओं से भली प्रकार से वाकिफ़ हैं, अच्छे समझते हैं। तो मनीष जैन जी, आपसे शुरू करते हैं कि आप जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, चाहे या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए एक अपना संदेश ये दें
कि भाई शहर के अंदर ये कार्य होने चाहिए, शहर की जनता ये चाहती है? मेरा तो मानना ये है कि आप किसी भी दायित्व पर आते हैं, चाहे पार्षद है, चेयरमैन है, या कोई समाज का कोई भी दायित्व है, आप अपने समाज के अध्यक्ष भी बन गए हैं, तो उसका चुना जाना जब भी सार्थक है जब आपको लोग आगे से आदर से दिखने लगे। आदर से जब ही देख पाएंगे वो कि जब आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपर अपने ईमानदारी से निभा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो सीमा पर जवान लड़ाई लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनको तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पर जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए वो भी सीमा के जवान से कम नहीं है। शास्त्री जी, आप खासकर सुरक्षा की बात आपने उठाई थी, और सुरक्षा के मुद्दे में हमने दो बातें चलाई, एक तो स्ट्रीट लाइट और एक सीसीटीवी कैमरा। तो आप इनके बारे में अपने सुझाव किस तरह से कर सकते हैं, और जनता की उसके अंदर किस प्रकार के जो सहयोग रहे, और वो जो पार्टी यहाँ ये जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे करें? देखिए, जहाँ तक जनता की बात है, जनता को जागरूक होना चाहिए जी, क्योंकि जो उसके जनता के कर्तव्य वो तो जनता को ही करने होंगे। जी जी और जो प्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। जी। मित्र साहब, एक चीज़ मेन थी सफाई व्यवस्था, जो सबसे बड़ा मुद्दा शहर का होता है। तो सफाई व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इसके लिए कौन सा अच्छे ऐसे कदम उठाएं, और वो क्या बात आप सुझाव देंगे? सफाई व्यवस्था के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारे यहाँ जो डंपिंग यार्ड है उसको वैज्ञानिक तरीके से हमें लाना होगा। अभी भारत में हमने देखा है कि कई जगह डंपिंग यार्ड की जगह पर वैज्ञानिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक मशीनें लगी हैं जो कचरे को खाद के रूप में परिवर्तित करके और पैसे लगाने की जगह पे आय का साधन बनती है। जब हम इतने लाखों करोड़ों रुपए महीने खर्च करते हैं तो क्या हमें एक डंपिंग यार्ड के लिए एक वैज्ञानिक एक स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है? जिस दिन हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड की जगह वैज्ञानिक पद्धति यूज होने लगेगी, कचरे का संशोधन करके हम लोग उसको एक आय का साधन बना लेंगे, तो हमारे इलाके से कचरा ढंग से उठने लगेगा, उसका यूज होने लगेगा। और उसके साथ साथ हमें ज़रूरत है कि हमें अपने ईमानदारी से जितने कर्मचारी जिस भी स्तर पे हमने जितने भी पैसे के बेस पे रखे हैं उनसे सही तरीके से काम लें। मनीष जी, इसके बाद में सबसे मेन जो बात थी गलियों की संरचना, जो सड़कें बने, खासकर नालियाँ, सड़कें, गलियाँ और पुलियास बने, इनके लिए आपकी तरफ से क्या राय, क्या सुझाव होगा? देखिए, जो नालियाँ बने, एक तो उनका लेवल सही होना चाहिए जी। कई बार ऐसा होता है कि सड़कें नीची, नालियाँ ऊपर। जी। कई बार कॉलोनी के अंदर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वहाँ पर इंजीनियरों को बुला करके जो जेई वगैरह हैं वो आकर के देखें कि भाई किस तरीके से यहाँ पानी की निकासी हो, वो सब होना चाहिए। और जो घर नीचे पड़ गए हैं वहाँ सड़क को बिल्कुल नीचे से खोद करके तब सड़क के ऊपर सड़क नहीं बनाई जाए। जी जी। एक सबसे बड़ी समस्या जो अभी पानी जल भराव की है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम सब लोग, हमको ध्यान होगा कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो सारे शहर के चारों तरफ तालाब हुआ करते थे, तालाब और पोखरें। जी जी। देश आमलात की जगह में वो पोखरें होती थी। आज हम देखते हैं कि उन सब जगहों के ऊपर बिल्डिंग बन गई है, अवैध कब्जे हो गए। सरकार ने कानूनन जो देश आमलात की जगह है वो सब नगर परिषद के नाम कर दी है जी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों की प्राइवेट मकान बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जो पुराने जो तालाब थे वहाँ पर मकान बने हुए हैं। एक तो सबसे सख्त एक्शन लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी आवश्यक है, शहर के अंदर पानी के जल भराव के लिए भी आवश्यक है। उन चाहे किसी का भी मकान बना हो, गलत अवैध तरीके से उन पोखरों को दोबारा से खोदा जाए, वाटर लेवल भी ऊँचा होगा, शहर के अंदर पानी का जल भराव भी नहीं होगा। अगर ये समस्या सारी की सारी उनसे हल हो जाएगी। आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ फिर आपसे रूबरू होते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद रहे मनीष जैन जी, शास्त्री जी, ललित मित्तल जी और मनीष भारद्वाज जी। मैं सभी का देश रोजाना परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे जब भी आपसे हमें ज़रूरत रहेगी, या इस शहर के मामले को लेकर के जब भी एक कोई नई संरचना बनाने की बात आएगी, तो आप इसी प्रकार हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।